बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SPSD पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे BSc सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर पर। यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसा कि लगातार कानपुर यूनिवर्सिटी और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी अपना सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर करा रही है। तो ऐसे छात्र छात्राएँ जिनका सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होना है, यानी OMR सीट पर जिनका एग्ज़ाम होना है, उनके लिए क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ऑल द फॉलोइंग मोनोसैकेराइड गिव द सेम ओसाजोन एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा मोनोसैकेराइड है जो सेम ओसाजोन को एक्सेप्ट करता है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है ग्लैक्टोज, ऑप्शन बी आपका है ग्लूकोज, सी है फ्रक्टोज और डी दिया गया है मोनास। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा सभी आप लोग कि जब भी यहाँ पर मोनोसैकेराइड और सेम ओसाजोन की बात हो, अगर आपको ऑप्शन में ग्लैक्टोज दिखता है तो आपको यही जो सही ऑप्शन हो जाएगा ग्लैक्टोज हो जाएगा। ग्लैक्टोज जो है वो सेम ओसाजोन देता है, ग्लूकोज नहीं देता है और ना ही फ्रक्टोज देता है और ना ही मोनास देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सही आंसर होगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्लैक्टोज। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि स्टार्च गिव ऑन हाइड्रोलिसिस, यानी कि अगर स्टार्च का हम हाइड्रोलिसिस करा दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। तो स्टार्च का जो हाइड्रोलिसिस मतलब होता है जल अपघटन कराना, तो स्टार्च का जो फॉर्मूला होता है C6H10O5 होता है। इसका जल अपघटन करा देंगे यानी H2O के साथ इसका क्या करा देंगे, रिएक्शन करा देंगे। तब हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तब हमें दोस्तों क्या प्राप्त हो जाएगा, तब हमें ग्लूकोज प्राप्त हो जाएगा। अगर आप रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कौन सा सही ऑप्शन? ऑप्शन भाई यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ग्लूकोज। और रही बात फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज जो होता है दोस्तों ये सबसे मीठी शर्करा होती है, और लैक्टोज को एक बात ध्यान रखेंगे, इसे मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं, इसको मिल्क शुगर के नाम से भी जाना जाता है, किसको, लैक्टोज को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया है यहाँ पर कि सुक्रोज इज ए, सुक्रोज क्या है। सुक्रोज इनमें से आपको बताना है कि सुक्रोज इज ए डाइसैकेराइड है या मोनोसैकेराइड है या ट्राइसैकेराइड है या नन ऑफ दीज। तो भाई ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सुक्रोज जो होता है वो क्या होता है, जल्दी से आप सभी लोग बता दीजिए। सुक्रोज जो है वो क्या होता है, वो डाइसैकेराइड होता है। सुक्रोज क्या है, डाइसैकेराइड है, और इसको टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं। किसको, सुक्रोज को टेबल शुगर के नाम से जानते हैं। और अगर बात हो जाए ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ग्लूकोज को ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है माल्टोज से कि माल्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव। अगर हम माल्टोज का क्या करा दें, जल अपघटन करा दें, हाइड्रोलिसिस करा दें माल्टोज का, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिए, माल्टोज का सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है वो होता है C12H22O11 होता है। क्या होता है दोस्तों, C12H22O11 होता है। ठीक है, अब इसका करा देंगे जल अपघटन यानी H2O के साथ इसका रिएक्शन करा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। जब हम इसका रिएक्शन करा देंगे तो हमें मिल जाएगा अल्फ़ा डी ग्लूकोज। क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा डी ग्लूकोज मिल जाएगा। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या यहाँ पर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेड्यूसेस टालन एजेंट। इनमें से कौन सा टालन एजेंट रेड्यूस करता है। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ पर है कैन शुगर, जिससे सुक्रोज को ही क्या कहते हैं, कैन शुगर के नाम से जानते हैं और इसे ही टेबल शुगर कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जो कैन शुगर होता है यानी सुक्रोज जो होता है वो ना तो टालन एजेंट के साथ रिएक्शन करता है और ना ही फेलिंग सोल्यूशन देता है। तो पहला ऑप्शन तो ये रॉन्ग हो गया। रही बात दूसरे ऑप्शन की स्टार्च की, तो स्टार्च में आप देखेंगे कि जो स्टार्च होता है ये भी टालन एजेंट नहीं लेता है। और रही बात यहाँ पर आ गई ग्लूकोज, तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो टालन एजेंट रिड्यूस करता है और फेरिंग सोल्यूशन देता है वो है ग्लूकोज। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, ये सभी रिपीटेड प्रश्न हैं, यही प्रश्न आपके एग्जाम में मिल जाएंगे भाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेड्यूसिंग शुगर। इनमें से कौन सा एक रेड्यूसिंग शुगर है।
क्वेश्चन नंबर 6 सभी लोग आंसर करेंगे। ऑप्शन यहाँ पर देखिए ए दिया गया है, क्या दिया गया है, इराइथोलोस, एंड ऑप्शन बी दिया गया है दोस्तों ग्लूकोज, सी दिया गया है बोथ ए एंड बी दोनों, और सी दिया गया ऑप्शन डी दिया गया नन ऑफ दीज। ठीक है, तो जो यहाँ पर रेड्यूसिंग शुगर हो जाएगा बोथ ए एंड बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, बोथ ए एंड बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कैन शुगर पूछा गया है। क्या है यहाँ पर है, कैन शुगर ऑन हाइड्रोलिसिस, अगर हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करा दें तब हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न है कि अगर हम सुक्रोज का सुक्रोज का अगर हाइड्रोलिसिस करा दें यानी जल अपघटन करा दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा। क्या ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होंगे, या केवल फ्रक्टोज प्राप्त होगा, या ग्लूकोज और लैक्टोज प्राप्त होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखिए, जब भी यहाँ पर कैन शुगर का हाइड्रोलिसिस सबसे पूछा जाए तो जब कैन शुगर का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा भाई, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अणु प्राप्त होंगे। ऑप्शन यहाँ पर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न कल मैंने आप लोग को रॉन्ग बता दिया था क्योंकि ऑप्शन में त्रुटि हो गई थी दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर है द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन इन फ्रक्टोज, फ्रक्टोज में असममित कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि असममित कार्बन परमाणु की जो संख्या होती है वो 3 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 3 होती है। आप सभी लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फ्रॉम सेम ओसा जोन, इनमें से कौन सा पेयर है जो सेम ओसा जोन देता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ऑप्शन बी है ग्लूकोज एंड सुक्रोज, ऑप्शन सी दिया गया फ्रक्टोज एंड मोनाज, और ऑप्शन डी दिया गया है फ्रक्टोज एंड लैक्टोज। तो क्वेश्चन नंबर 9, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी यहाँ पर सेम ओसा जोन की बात हो तो पेयर, यहाँ पर ग्लूकोज अगर अकेला होता तो यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर पेयर की बात हो रही है, जोड़े की। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो ग्लूकोज एंड सुक्रोज होगा। ग्लूकोज एंड सुक्रोज जो है वो सेम ओसा जोन देते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दिए भाई। जो भी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, विच कंपाउंड रेड्यूस टॉलरेंट एजेंट, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो टॉलरेंट एजेंट को रिड्यूस करता है भाई। ऑप्शन ए दिया गया सुक्रोज, स्टार्च, ग्लूकोज या आल, यानी कि सभी टॉलरेंट एजेंट को रिड्यूस करते हैं। तो आप सभी को पता है, क्या पता है, सबसे पहले तो जान लीजिए, पता ही आपको क्या है, पता ये है कि जो ये सुक्रोज है आपका भाई, ये जो सुक्रोज है ये टॉलरेंट एजेंट और फेलिंग सोल्यूशन नहीं देता है। ठीक है, इतनी बात कंफर्म हो गई। तो पहला ऑप्शन तो यहाँ रॉन्ग हो गया, और जब पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया तो आपका ये डी ऑप्शन भी इसमें रॉन्ग हो गया। अब आपको ढूंढना है कि इनमें से कौन सा देता है टॉलरेंट एजेंट। अब बचा ऑप्शन नंबर आपका बी, स्टार्च। तो स्टार्च तो देता नहीं है और ऑप्शन डी तो रॉन्ग ही हो गया था। अब यहाँ पर बचा ग्लूकोज, तो जो रिड्यूस करता है टॉलरेंट एजेंट देता है दोस्तों, वो कौन सा देता है, वो ग्लूकोज देता है। यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लाइसिन इस, यहाँ पर ग्लाइसिन का फॉर्मूला पूछा गया है कि ग्लाइसिन का फॉर्मूला क्या होता है। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए भाई, कमेंट करके जल्दी से सभी लोग बताइए कि ग्लाइसिन का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए दिया गया है NH2CH2COOH, बी दिया गया है NH2CH2CH2CH2NH2, ऑप्शन सी है NO2CH2CH2COOH और BrCHCOOH। तो दोस्तों जो ग्लाइसिन का फॉर्मूला होता है वो होता है NH2CH2COOH होता है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन गिव, प्रोटीन का अगर हम हाइड्रोलिसिस करा दें तो हमें क्या प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है ए एमिनो एसिड, बी है हाइड्रोक्सिक एसिड, सी है फैटी एसिड और डी दिया गया एल्कोहल्स। ठीक है, तो जब भी प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस हम कराएंगे तो हमें दोस्तों क्या प्राप्त होगा, प्रोटीन का जब हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो हमें एमिनो एसिड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एमिनो अम्ल प्राप्त होगा। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। आप सभी लोग, आज आप कुछ लोगों का मैसेज मेरे पास आया हुआ था कि सर आपने जो PDF दिया है उसका आप आंसर टिक करके दें।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आंसर इसलिए नहीं टिक किया था कि आप एक दो बार वीडियो देख लेंगे तो आप प्रैक्टिस स्वयं से कर पाएंगे उस पीडीएफ से। लेकिन अगर आप सबकी रिक्वायरमेंट है कि पीडीएफ में भी आपको आंसर मिले टिक करके, तो मैं आपको वो सुविधा भी आपसे दूंगा। ठीक है, सारे पीडीएफ आपको आंसर टिक करके ही मिल जाएंगे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है कि एंजाइम बिलोंग टू विच क्लास कंपाउंड, यानी एंजाइम जो होती है वो कौन से कंपाउंड से बिलोंग करती है, किस क्लास। पहला दिया गया है पॉलीसैकेराइड, ऑप्शन बी दिया गया है पॉलीनाइट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ऑप्शन बी दिया गया है हाइड्रोकार्बन्स और डी दिया गया है पॉलीपेप्टाइड्स। तो एंजाइम के सफिक्स में याद रखिएगा दोस्तों कि जो एंजाइम होती है वो किस प्रकार के क्लास यानी कि किस प्रकार के क्लास के कंपाउंड के साथ अपना रिएक्शन करती है। एंजाइम बिलोंग टू विच क्लास ऑफ कंपाउंड, तो एंजाइम बिलोंग टू पॉलीपेप्टाइड्स कंपाउंड, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा। जो एंजाइम होती है वो पॉलीपेप्टाइड कंटेन करती, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, एंजाइम आर, एंजाइम होती हैं क्या वो फैटी एसिड होती हैं एंजाइम, या विटामिन होती हैं, या प्रोटीन्स होती हैं, या नानाब्दीज होती हैं। चलिए जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए भाई। तो चलिए बताइए इसका आंसर। एंजाइम जो होती हैं दोस्तों वो प्रोटीन होती हैं। एंजाइम जनरली क्या कहा जाता है, प्रोटीन कहा जाता है इसको। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा आपका। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है, द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एमिनो एसिड। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो फंक्शनल ग्रुप है, इनमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो एमिनो एसिड में प्रेजेंट होता है। एमिनो एसिड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया ए को चक्रिय, यहाँ पर दिया गया OH और COOH, तो ये बिल्कुल नहीं प्रेजेंट होता, ऑप्शन यहाँ पर ए गलत हो जाएगा। बी दिया गया है COR और C ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये भी नहीं होता है। रही बात सी की, ऑप्शन सी की, तो यहाँ पर COCl और दिया गया है C डबल बॉन्ड O, तो ये भी नहीं होगा। जो इसमें फंक्शनल ग्रुप वर्क करते हैं 1H2 और COOH ग्रुप वर्क करते हैं। ठीक है, द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एमिनो एसिड NH2 और COOH। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सही हो जाएगा डी आंसर। चलिए अगला है जिगलर नाटा कैटालिस्ट। ये क्वेश्चन DDU यूनिवर्सिटी में पूछा गया था और आप सभी के एग्जाम में पूछे जाने की इस बार संभावनाएं हैं। जिगलर नाटा कैटालिस्ट, जिगलर नाटा कैटालिस्ट के रूप में किसमें से किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए दिया गया है TiCl4, ऑप्शन बी गया है R3Al और ऑप्शन सी दिया गया R3Al और TiCl, ऑप्शन डी दिया गया R3B TiCl3। तो दोस्तों जिगलर नाटा कैटालिस्ट के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो यहाँ पर एल्कोहल के 3 ग्रुप शामिल होते हैं दोस्तों। इस प्रकार से जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, R3Al TiCl4 जो होगा ये जिगलर नाटा कैटालिस्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर सी आपका करेक्ट होगा। अगला है एल्ब्यूमिन इज विच टाइप्स ऑफ प्रोटीन। एल्ब्यूमिन जो है वो किस प्रकार की प्रोटीन है, क्या वो सिंपल प्रोटीन है, या कॉन्जुगेट प्रोटीन है, या डाइवेटिव, या लिपोप्रोटीन है। तो सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 17 जो है दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आप ध्यान रखिएगा, इसे सिंगल चेन एल्ब्यूमिन जो है इसे सिंगल चेन प्रोटीन कहा जाता है। तो आप इसमें क्या करेक्ट आंसर करेंगे, मैं इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉडल देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा गया है कि मॉडल DNA वाज फर्स्ट गिवन बाय। जो DNA का मॉडल था वो किसने दिया था पहली बार, पहला दिया गया ऑसवाल्ड ने, आइंस्टीन ने दिया था, या वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, या वॉन हॉप ने दिया था। तो दोस्तों जो DNA का फर्स्ट मॉडल दिया था वो किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं भाई। 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द शुगर प्रेजेंट इन DNA, इनमें से कौन सी शुगर DNA में प्रेजेंट होती है। देखिए कल के क्वेश्चन में यही मिस्टेक हुआ था हमसे, ठीक है, हमने ध्यान नहीं दिया कि डाईऑक्सीराइबोस लिखा हुआ है, वहाँ पर 2D डाईऑक्सीराइबोस था और इसी में मैं कंफ्यूज हो गया। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो शुगर यानी DNA में अगर शुगर पूछा जाए तो DNA में जो शुगर पाई जाती है वो डाईऑक्सीराइबोस शुगर पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों, डाईऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। अगर आज बात करें RNA में तो RNA में डी राइबोस पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा, डाईऑक्सीराइबोस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पर, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन आर, प्यूरिन और पिरिमिडीन क्या हैं, क्या वो एसिड हैं या एस्टर हैं या एल्डिहाइड हैं या नाइट्रोजनस बेस हैं। तो दोस्तों प्यूरिन और पिरिमिडीन जो होते हैं वो क्या होते हैं, जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो प्यूरिन एंड पिरिमिडीन जो होते हैं वो नाइट्रोजनस बेस होते हैं। किसके, नाइट्रोजन बेस होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कल इस क्वेश्चन में यहाँ पर नाइट्रोजन बेस नहीं दिया हुआ था, एल्डिहाइड दिया हुआ था, एस्टर और एसिड दिया हुआ था, नाबदीज दिया हुआ था। तो यहाँ पर जो एक सीरीज़ थी उसमें से मैंने क्वेश्चन देखा और मैंने यहाँ पर चेक नहीं दिया, इस क्वेश्चन को चेक नहीं किया और यहीं पर मिस्टेक हो गई कि हमने एल्डिहाइड इसका बता दिया था आंसर। ठीक है, लेकिन प्यूरिन और पिरिमिडीन जब भी बात हो आप दोस्तों तो ध्यान रखिएगा ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, एल्डिहाइड नहीं सही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। 21 नंबर प्रश्न दिया गया, मोनोमर ऑफ डीएनए, मोनोमर ऑफ डीएनए पूछा गया है। एमिनो एसिड होते हैं या मोनोसेकेराइड होते हैं या वाइनल क्लोराइड या न्यूक्लियोटाइड। तो मोनोमर ऑफ डीएनए, चलिए जल्दी से बताइए। तो मोनोमर और ऑफ डीएनए जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड होते हैं। क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं मोनोमर ऑफ डीएनए होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। क्या सही होगा भाई, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है कि पैरासीटामॉल इज यूज एज, पैरासीटामॉल का प्रयोग किस प्रकार से हम करते हैं, एंटीबायोटिक के रूप में करते हैं या एंटी मैलेरिक एसिड के रूप में करते हैं या एनालिसिस या एंटीपायरेटिक। तो दोस्तों पैरासीटामॉल का यूज जो हम लोग करते हैं वो एनालिसिस एंड एंटीपायरेटिक दोनों के रूप में करते हैं। यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी भी होगा और ऑप्शन डी होगा। अगर ये ऑप्शन में दोनों दिए रहेंगे तो आप एंटीपायरेटिक ही टिक करिएगा, अगर दोनों बोथ अगर आता है कि बोथ के लिए तब आप बोथ टिक करिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन दोनों सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, व्हिच प्यूरिन आर फाउंड इन डीएनए, इनमें से पूछा गया है कि कौन सी प्यूरिन जो है वो डीएनए में पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया गुआनिन एंड एडानिन, ऑप्शन बी है एडानिन एंड साइटोसिन, सी दिया गया यूरिसिल एंड गुआनिन और डी दिया गया नन ऑफ दीज। और क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो डीएनए में प्यूरिन पाई जाती है वो गुआनिन एंड एडानिन पाई जाती है। यहाँ पर ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि द सिंबल ऑफ रेट्रोसिंथेसिस एरो, यहाँ पर पूछा गया भाई कि सिंबल ऑफ रेट्रोसिंथेसिस एरो इसमें से कौन सा है। ऑप्शन ए दिया गया है, यहाँ पर एरो का निशान है, बी दिया गया है यहाँ पर, और सी और डी दिया गया। इनमें से सभी लोग बता दीजिए कि रेट्रोसिंथेसिस एरो का सिंबल कौन सा है, तो आप सबको बता दीजिए। चलिए ये क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। यही सिंबल जो है ये रेट्रोसिंथेसिस का सिंबल होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ एएमपी, फुल फॉर्म पूछा गया है। यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया था, एएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है एडानिन मिनी फास्फेट, ऑप्शन बी दिया गया है एल्डिहाइड मोनोफास्फेट, ऑप्शन सी है एल्कोहल मोनोफास्फेट, ऑप्शन डी दिया गया नन ऑफ दीज। तो भाई एएमपी का जो फुल फॉर्म है वो है एडेनोसाइन मोनोफास्फेट। क्या है, एडेनोसाइन मोनोफास्फेट है। यहाँ पर कोई ऑप्शन दिया नहीं गया है, इसलिए जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जो एएमपी का फुल फॉर्म होगा वो होगा एडेनोसाइन मोनोफास्फेट होगा, एडेनोसाइन मोनोफास्फेट होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फॉर द क्यूबिक क्रिस्टल एक्सेल द रेशन आर, यानी घन प्रणाली के लिए अच्छे अनुपात पूछा गया है। यहाँ पर रोटेशन पूछा गया है, फॉर द क्यूबिक सिस्टम एक्सियल रोटेशन आर, यानी घन प्रणाली के लिए अच्छी अनुपात कौन सा है। ए बराबर बी बराबर सी एंड द एक्सियल एंगल ये दिया गया है। तो इनमें जो घन प्रणाली के लिए अच्छी अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रेस आर यूज इन द पाउडर मेथड इन
ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल की पाउडर विधि में निम्नलिखित में से किस किरण का उपयोग किया जाता है? पाउडर विधि में मोनोक्रोमेटिक रेस का, या एक्सरे रेस का, या बीटा रेस, या गामा रेस का। ठीक है, तो जब यहाँ पर पूछा गया है भाई कि मोनोक्रोमेटिक एक्सरे, या अल्फा रेस, या बीटा रेस, या गामा रेस, तो जो क्रिस्टल की पाउडर विधि में किरण प्रयोग की जाती है वो कौन सी किरण प्रयोग की जाती है? वो मोनोक्रोमेटिक रेस, एक्स रेस प्रयोग की जाती है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 28 नंबर प्रश्न है। क्या पूछा गया है कि इन द NaCl द क्लोराइड ऑफ आयन ऑक्यूपाई द स्पेस इन द फैशन ऑफ। NaCl में क्लोराइड आयन इस प्रकार स्थान घेरते हैं। किस प्रकार स्थान घेरते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया गया FCC, बी दिया गया BCC, सी है बोथ, और डी दिया गया है नन। तो जल्दी से बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए FCC। FCC जो है NaCl क्लोराइड में जो आयन इस प्रकार से स्थान घेरते हैं वो कौन सा है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 29 नंबर, इन द ब्रेग्स इक्वेशन एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। ये क्या है? ब्रेग्स का इक्वेशन है। इसको आप सभी लोग तैयार कर लीजिएगा। ये पूछा जाता है रिटर्न पैटर्न में, ये आप लोग को प्रूव करने के लिए आता है। अब इसमें पूछा गया है कि इन द ब्रेग्स इक्वेशन एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा में एन क्या प्रेजेंट करता है? एन से हम क्या रिप्रेजेंट करता है? एन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंट करता है, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या फिर अवोगाड्रो नंबर, या फिर ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप ध्यान रखिएगा जब भी बात हो कि ब्रेग्स इक्वेशन में जो n है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो n जो है वो ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए कि द एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री आर। यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री पूछा गया है। इनमें से कौन सा एलिमेंट सिमेट्री है? प्लेन ऑफ सिमेट्री दिया गया है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री दिया गया है, ऑल ऑफ दीज दिया गया है। तो दोस्तों जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होते हैं ये सभी होते हैं, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, ऑल ऑफ द दी। तो आज के इस क्लास में केवल और केवल हमने 30 प्रश्नों को ही डिस्कस किया है। कल इसकी पार्ट 2 की क्लास आएगी, यानी पार्ट 1 है, कल हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके कंप्लीट चैप्टर के मॉडल पेपर होंगे। ठीक है, कुल मिलाकर के 8 यूनिट दी गई हैं आपके बायोकेमिस्ट्री, बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री में। ठीक है, तो सभी यूनिट के कल हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।